वेलकम बैक एवरीवन ऑन आरपीए एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए, दैट इज एमसीक्यूज ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एग्रोनॉमी। एंड आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आरपीए एकेडमी। एंड अपने कमेंट्स भी आप दीजिए सो दैट हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, हाउ यू वांट थिंग्स टू बी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नए लेक्चर को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक फार्मर है, कल्टीवेटिंग कर रहे हैं इंडिजीनियस स्पीसीज को ऑफ राइस। तो कुछ चीज़ें ना मैं मार्क करता जाऊंगा सो दैट आपके और मेरे दोनों लिए थोड़ा सा वो आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इंडिजीनियस स्पीसीज, सब स्पीसीज ऑफ राइस को उगाया जा रहा है। वो ऑब्जर्व करता है जो प्लांट है वो लंबा है, एग्जिबिट कर रहा है गुड फोटोसेंसिटिविटी, आसानी से उसकी एक टेंडेंसी है टू लॉज वेरी इजीली, पुअर रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को। तो अब वो पूछा आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्पेसिफिक बोटानिकल क्लासिफिकेशन है किस टाइप के राइस का। लाइक जो मॉर्फोलॉजी है इसकी, फिजिकल फीचर्स हैं इसके, वो उसके कौन से वाइल्ड रिलेटिव से इसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। अब आपने देखा कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हिंट्स आपको मिले हुए हैं इसके अंदर। एंड आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पे पाँच है जिनमें से आपको चूज करना है। सबसे पहला आप जैसे ऑप्शन यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, द क्रॉप बिलोंग्स टू द जैपेनिका सबस्पीसीज। अब मैं नहीं मानता कि आपको ये आगे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैपेनिका इज नॉट इंडिजिनियस स्पीसीज, ठीक है। दूसरा आप पढ़ने जाते हैं, द क्रॉप बिलोंग्स टू जैवेनिका सब स्पीसीज। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जैवेनिका है, इट्स नॉट अ इंडिजिनियस स्पीसीज। हमको तीन स्पीसीज पता है, तीन रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर ग्रुपिंग्स है, जो एक इंडिका है, एक जैपेनिका है और एक जवैनिका है। सो द इंडिका वन इज ओनली द इंडिजीनियस वन, ठीक है। तो अब कौन कौन से आपके पास ऑप्शन बचे, सी और ई। यहाँ पे आपको इंडिका स्पीसीज दिख रही है, तो दैट इज द इंडिजिनियस स्पीसीज। लेकिन हम इस ऑप्शन को भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को, द क्रॉप बिलोंग्स टू द गैल्ब्रीमिया स्पीसीज। क्योंकि यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में माइट भी ऐसा हो सकता है कि क्या पता ऑप्शन सही हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज हैविली ऑन ग्रेन्स। अब अगर ये हैविली ऑन ग्रेन्स है, दैट मीन्स टेंडेंसी टू लॉज इजिली इनकी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्रॉप इंडिका स्पीसीज को बिलोंग करती है और हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव म्यूटेंट है। अब जैसे ही आपने देखा कि हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव म्यूटेंट, दैट मीन्स जो यहाँ पे आपको दे रखा था पांच हिंट्स में से ये उससे मैच नहीं करता। दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, द crop belongs to the indica subspecies, an indigenous type adapted to subtropical and tropical region that is characteristically onless। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज करी गई हैं, आपको वो टर्म्स भी समझनी पड़ेंगी, ये हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा रखी है, बट एक बार हम उसे फिर से जल्दी से देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। साइंटिफिक बोटानिकल क्लासिफिकेशन होता है कल्टिवेटेड राइस का, उसका एक नाम है ओयाजा सेटिवा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपसे, लाइक सो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बस इसे कंसीडर कर लेगा। यहाँ पे इनके पास मेनली थ्री सब स्पीसीज होती हैं, इंडिका, जैपेनिका, जवैनिका। नाम से समझ सकते हैं, इंडिका इज लाइक फ्रॉम द इंडिया, जैपेनिका फ्रॉम आपके जवैनिका रीजन, और जैपेनिका आपकी जापान के साइड से जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे इंडियन ओरिजिन की। इंडिका सब स्पीसीज है, बायोलॉजिकली और हिस्टोरिकली ये आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बनी हुई है। अब क्लाइमेट के साथ इसका एडेप्टेशन कैसा है, इन्वायरमेंटली जो इंडिका स्पीसीज है वो स्पेसिफिकली अडेप्ट करती है टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन वार्म, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये समवेयर आपके यहाँ पे लिखा होगा इफ आई एम राइट। इंडियन स्पीसीज है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन। वार्म मैंने इसलिए बोला क्योंकि दैट मीन्स द कंडीशन आर वार्म ओवर है। फिर आपको देखने को मिलता है टॉल आर्किटेक्चर, लाइक इंडिका प्लांट्स सबके होते हैं, वो इस तरीके से बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है टू प्रोड्यूस एक्सेप्शनली टॉल स्टेम्स ड्यूरिंग देयर व्हाट यू कॉल वी कैन से ड्यूरिंग देयर ग्रोथ साइकिल, ठीक है। लॉजिंग का रिस्क इसमें कम होता है बिकॉज जो ट्रीज हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, तो प्लांट आर लाइक वेरी इज लाइक हाईली प्रोन टू लॉजिंग। एग्रीकल्चर टर्म में अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो इट वुड बी लाइक जो हैवी प्लांट होते हैं वो बेंड आसानी से कर जाते हैं। आपने देखा है ना, जब अभी आपके घर में कोई पॉट होगा तो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो वो एक साइड पे गिरना शुरू हो जाती है।
तो कंप्लीटली फॉल ना करें बिफोर द हार्वेस्ट, आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? सो लॉजिंग इज़ लाइक वेरी प्रोन टू लॉजिंग। दूसरी चीज़, सॉरी, द फोर्थ थिंग, पुअर फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्स, जो कि आपने वहाँ पे भी देखा था। एग्रोनॉमिकली जो इंडिका आपका होता है, फर्टिलाइज़र को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा केमिकल न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, ताकि आपको एक हायर ग्रेन्स मिल पाएँ। लाइट सेंसिटिविटी, जो फोटो सेंसिटिव है, उसका मतलब ये होता है कि लाइट सेंसिटिविटी, कि लाइक हाउ गुड दे आर रिस्पॉन्डिंग विद द सनलाइट जो उनको मिल रही है, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो क्या है? उसमें इंडिका की वैरायटी को दिखाया गया है कि वो ऑनलेस है, दे आर ऑनलेस। व्हाई दे आर ऑनलेस, या फिर ऑन का मतलब क्या होता है? पहले हम ये भी तो समझ लें ऑन है क्या? ऑन होता है इज़ अ स्टिफ और ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक सपोज़ करिए प्लांट है, यहाँ पे जो छोटे-छोटे ये ब्रिस्टल्स निकले हुए हैं, इन्हें कहा जाता है ऑन। तो यहाँ पे जो इंडिया वाला आपका इंडिका वैरायटी है, ये ऑनलेस है। बाकी जो जवैनिका देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड फॉर्म में बहुत हेवीली ऑन्ड होता है, ठीक है? तो ये होती हैं कुछ डिफरेंसेस। और अगर आपको विजुअल डिफरेंशिएशन देखना है तो वेरी स्मूथ, इट्स लाइक वेरी वेरी स्मूथ, ओके। और अपने बाकी उससे डिफरेंट में रहता है, यही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज when implementing the system of rice intensification SRI to optimize yield and resource utilization, what exact methodology must a cultivator follow regarding seedlings age and field moisture management during vegetative phase? इसके लिए हम, मैं आपको ना सारे ऑप्शन से दिखाता हूँ, बिकॉज द ऑप्शंस विल मेक यू फील वेरी कंफ्यूज्ड। तो क्योंकि माइंड भी ऐसा ना हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ और आप कुछ और चीज़ याद आपके माइंड में उस टाइम पे जब सॉल्व करने जाएं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीडलिंग must be transplanted between 8 and 15 days of age when only the first two leaves have emerged, and the soil must be kept moist but strictly unflooded to maximize oxygen availability. अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं एसआरआई है क्या, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये एक एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एक एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी है जो कम्प्लीटली रीथिंक करती है और आपको ऑल्टर करती है, लाइक हाउ पहले आप राइस को उगाते थे, कैसे आप राइस को पहले उगाते थे, ट्रेडिशनल आपके कल्चर्स थे उनको बदलने से यहाँ पे कैसे आपने चेंजेस करा। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका ये होता है, जो अल्टीमेट गोल आपका है, टू फिजिकली स्ट्रेंथन द प्लांट बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स रूट ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग इट्स टेलरिंग। अब टेलरिंग क्या होता है, यहाँ पे आपने कहीं पे देखा होगा, यहाँ पे इफ आई एम राइट टेलरिंग लिखा होगा, इट्स नॉट रिटन ओवर है, सॉरी, या एनहांसिंग रूट ग्रोथ एंड टेलरिंग। अब टेलरिंग क्या है? टेलरिंग ये है द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्टेम्स फ्रॉम अ सिंगल सीड, उसे हम कहते हैं टेलरिंग, ठीक है। अभी फोकस किस पे करता है? ये फोकस करता है यूथ के ऊपर। जो आपका फाउंडेशन है, द फाउंडेशन रूल ऑफ आपका एसआरआई है, वो ये कहता है कि मूविंग अवे फ्रॉम प्लांटिंग ओल्डर और मैच्योर सीडलिंग इनटू द मेन फील्ड, जब छोटे को हम अच्छे से ग्रो कर लेंगे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो कि आपका 8 से 15 दिन है का ओल्ड है, उसके बाद जब उसमें 2 लीव्स उग गई, उसके बाद हम जाएंगे तब हम इसे प्लांट करेंगे, क्योंकि बीइंग जब वो छोटा था आपने उसे बेटर एनवायरनमेंट दिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो बेटर ग्रोथ करा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आप देखते हैं स्पेसिफिक विंडो जो आपकी 8 से 15 दिन की होती है। अब ये नॉर्मली एक प्रिसाइज एज पे होता है, जबकि जब आपकी सीडलिंग है जस्ट स्प्राउट करने वाली है और जब फर्स्ट 2 लीव्स आपने पहली बार देखी, अब इसमें क्या होता है, मूविंग द प्लांट एट दिस 2 लीव स्टेज, ये प्रिवेंट करता है एक ट्रॉमा को। कहते हैं ना कि जब आप जैसे अपने घर में आपको अपना पपी वगैरह लेकर आते हैं तो उसको कहा जाता है कि इसको 2 से 3 महीने के बाद आप लेकर आओ, ताकि उसे प्रॉपर ग्रोथ अपनी मदर के पास मिले एंड उसके बाद वो आपके पास आए। सो उसको एक ट्रॉमा ना हो, एक मदरली फीलिंग भी उसके पास हो, प्रॉपर उसने ग्रो करा हो, 2 मंथ में प्रॉपर ग्रो हो जाएगा, उसके बाद वो आपके पास अडेप्ट कर लेगा। सो उसी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए।
जब उसकी 2 लीव्स निकल आई, अब आपको पता है कि अब उससे कोई ट्रॉमा नहीं होगा, जब उसे अब आप उसे वहाँ से उठा के आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसे कहीं पे भी। तो ये है आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का मेन प्रोसेस। अब नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि जैसे कि आपने कोई छोटा प्लांट है, वो पहले कहीं ग्रो कर रहा था, दूसरे टाइप का वाटर था, एकदम से आके आपने जहाँ पे उसे आपका टिल्टरिंग करके आपने टिल्टिंग करके आपने जो पूरे एक कहते सीड बेड बना रखा, सॉरी वाटर बेड बना रखा, वहां लगाया, वाटर में थोड़ा सा चेंज आया, वो भी चीज इफेक्ट कर सकती है। तो इन सब चीजों से भी आपको बचाता है। अब इसके अंदर होता है एक मॉइस्ट सॉइल रूल। ये क्या होता है, जो आपका एसआरआई होता है उसमें सॉइल मस्ट बी केयरफुली मैनेज, आपको बहुत अच्छे से उसे मैनेज करना होता है, सो दैट वो हमेशा डैम्प रहे और हमेशा मॉइस्ट रहे, ना ही वो फुली सबमर्ज हो और ना ही वो वाटर लॉक्ड हो। इससे क्या होगा, इससे प्रमोशन ऑफ विगरस रूट एक्सपेंशन और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द सॉइल होती है, जिसकी वजह से मोर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है रूट जोन के पास, ठीक है, एंड आपका प्लांट बेटर ग्रोथ करता है। सो एवरीथिंग इज लाइक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लांट। ऑक्सीजन मिल रही है, ब्रीदिंग रूट्स हैं, ठीक है, सॉइल की बायोलॉजी भी अच्छी चल रही है, एक प्रॉपर अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो, ठीक है। सो इसीलिए एसआरआई होता है और इसका एक ही मेथड है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट हार्वेस्ट processing of paddy significantly impact the nutrition profiling and milling efficiency if a processing facility subjects rough rice to soaking, steaming, and re-dyeing prior to actual milling stage. What is the specific nutrition and physical transformation occur within the grain? अब नॉर्मली जो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है, ये आपका पार बॉइलिंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। एक बहुत ही हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है जो आपके राइस को मिलता है। ये मेथड होता है कंबाइनिंग ऑफ आपके वाटर और हीट, ठीक है। इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोल लेंगे पावर बॉइलिंग, वैसे हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है ये। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो स्टार्टिंग कंडीशन इसकी होती है वो ये होती है, द प्रोसेस इज अप्लाइड जब आपका रफ राइस हो, मतलब कि हार्वेस्टेड ग्रेन है वो स्टिल कंप्लीटली इंटैक्ट है विद इन इट्स नेचुरल और आपके प्रोटेक्टिव हस्क के अंदर, जब वो होता है उस टाइम पर इसे करते हैं। मैं आपको इसका ना पहले करें मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताया तो, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ सकते हैं इन्हें, या फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। द प्रोसेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय स्टार्च कंटेंट। स्टार्च कंटेंट जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया उस राइस को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ द प्रोसेस मेक द हस्क इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू रिमूव। अगर इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है हस्क को रिमूव करना, तो इस प्रोसेस को हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद राइस से टूटने के चांसेस हो जाते हैं। हमें पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, समझ सकते हैं अपन चीजों को। द प्रोसेस कॉज द ग्रेन टू स्वेल अनकंट्रोलेबली, हाईली विस्कस पेस्ट, क्रिएटिंग हाईली विस्कस पेस्ट। अगर विस्कस पेस्ट क्रिएट हो गया दैट मीन्स फर्दर पॉलिशिंग या कुछ भी चीज आप नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है आपके लिए। इसके बाद आपके पास आता है द प्रोसेस ब्लीच आउट आउटर ब्रांड लेयर दैट इज इंटायरली वाइट, कंप्लीटली एलिमिनेट द नेचुरल एंजाइम्स। यहाँ पे आपने देखा, अगर नेचुरल एंजाइम्स को ही पूरा रिमूव कर देगा, रिड्यूस कर देगा ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट टू इम्प्रूव द ग्लाइकेमिक इंडेक्स, तो ये भी चीजें नहीं होती है राइस के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन डी। द प्रोसेस फैसिलिटेट easier dehusking, lower the incidence of pests and diseases in the storage, and cause the starch content to increase by 5% while preventing the heavy loss of fat and protein typically during the raw milling. अब सबसे पहले आपको स्टार्टिंग स्टेप में आपको बताता हूँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कंबाइन करा जाता है आपके वाटर और हीट को, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज में हम उसे कहते हैं पार बॉइलिंग। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट पार बॉइलिंग होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ राइस करा जाता है, वाइडली नोन इन एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है जो रफ राइस होता है, मीनिंग जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है, जो अभी भी नेचुरल और प्रोडक्टिव हस्क के अंदर है, जैसे कि राइस का सीड ये है बट अभी भी उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है। ये होती है स्टार्टिंग कंडीशन। अब ये 3 स्टेप सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, बिफोर द राइस इज सेंट टू बी मिल्ड, 3 स्टेप्स के अंदर, प्रिसाइज स्टेप्स के अंदर ही जाता है। सबसे पहला होता है सोकिंग इन द वाटर।
दूसरा होता है स्टीमिंग विद द हीट, और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है थॉरो आपका ड्रेनिंग। ड्रेनिंग या ड्राइंग दोनों चीजें देख सकते हैं, ड्रेन करके उसे ड्राई करा जाता है, सो दैट्स वन। ये 3 स्टेप होते हैं। इसके साथ इसके में क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि ग्रेन है, उसका कॉम्बिनेशन होता है मॉइस्चर के साथ, हीट के साथ, तो फंडामेंटली ये ऑल्टर करता है इट्स ओरिजिनल और नेचुरल स्टेट को। फिजिकल चेंजेस क्या क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं अलॉन्ग साइड द फिजिकल शिफ्ट, अगर हम देखें, द इंटरनल केमिकल मेकअप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द राइस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म विद इन। ये भी साथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर होता रहता है। और अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं, सॉरी केमिकल चेंजेस की बात मैं कर चुका हम सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या चीज आप नोटिस करते हैं, आप इसमें हार्डनिंग इफेक्ट देखते हैं। हार्डनिंग इफेक्ट मतलब कि आप कहते हैं ना हमारा बासमती चावल बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तो टू प्रोटेक्ट दैट कि आपका चावल लंबा रहे, आसानी से टूटे नहीं, क्योंकि आप उसे पैक कर रहे हैं, आप उसे हर एक चीज कर रहे हैं, तो उसमें भी टूटने के चांसेस हैं, ये चीजें ना हो। हार्डनिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग की आपको एफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है, लाइक द न्यू फाउंड हार्डनिंग, जिसको आप डीहस्किंग कहते हैं। डीहस्किंग में जहाँ पे स्ट्रिप करते हैं आउटर शेल को, उस टाइम पे उस चावल को वो टूटने नहीं देता है, ठीक है। So nutritionally, while milling of the rice of the raw rice typically result in the loss of 80% of fat and 15% of crude protein oil, वहीं पे जब आप पार बॉइलिंग करके करते हैं तो उस टाइम पे 5% का आपको यूजेबल स्टार्च का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। न्यूट्रिशन भी बचे रहते हैं और प्रिजर्व भी रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। और स्टोरेज से ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लाइक उस टाइम पे पेस्ट और इंक्रीज का डिसीज उसके अंदर नहीं लग सकते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स अबाउट पार बॉइलिंग। ये आपको नोट्स में भी पढ़ाया गया है, वी आर स्टिल trying to cover up over here. Now, moving on to our next question, agriculture scientists developing a new super rice like iodide aim to disastrously push the yields beyond boundary of traditional cultivation. The specific architectural plant trait is targeted yield potential engineered into the advanced plant type. अब यहाँ पे एक नया सुपर राइस आया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी है, आपको पता करना है कौन सा वन ऑफ द बेस्ट, आपकी मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं, कौन सी उससे मैचिंग आपका आर्किटेक्चर है प्लान ट्रेड का, ठीक है। सो मैं आपको ना इसमें करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, बिकॉज बाकी सारे पढ़ने से हमें इतना कुछ फायदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखने वाली, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद कर रखनी होगी, वो आप ऑप्शन देख के नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लांट इज इंजीनियर्ड टू हैव लोअर टेलरिंग कैपेसिटी। लोअर टेलरिंग कैपेसिटी मतलब कि आसानी से वो टेल होना चाहिए, लाइक टेलरिंग लाइक इज लाइक ग्रोइंग इजिली। कैपेसिटी इसकी है ऑफ द 3 to 4 टेलर्स व्हेन डायरेक्टली सीडेड। स्टर्डी स्टेम है, ग्रो करता है 90 से 100 सेंटीमीटर टॉल, 200 to 250 ग्रेन्स पर पिनाकल या पैनिकल, एंड अ टारगेटेड यील्ड पोटेंशियल ऑफ 13 टन पर हेक्टेयर। ये है सुपर राइस की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सुपर राइस कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक काइंड ऑफ सुपर राइस एक बूस्ट करता है आपका फूड प्रोडक्शन को। अचीविंग achieving this requires like around fundamentally changing the physical structure और आर्किटेक्चर ऑफ द प्लांट इटसेल्फ। आपने देखा कि इंजीनियरिंग से कैसे उन्होंने पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर बदल दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यस, सो यहाँ पे इन्होंने रीडिजाइन करा है प्लांट के आर्किटेक्चर को, ताकि मैक्सिमाइज कर पाए आप अपने हार्वेस्ट इंडेक्स को और ओवरऑल बायोमास ट्रांसफर ऑफ द ग्रेन को। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज द प्लांट का हार्वेस्ट इंडेक्स, जो होता है रेशियो ऑफ यूजेबल ग्रेन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट का बायोलॉजिकल मटेरियल। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो आपका पेनिकल्स थे उनको डेंस करा। दैट मीन्स पेनिकल्स में आपके ज्यादा ग्रेन्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने उस चीज को हैवी करा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज है, इन्होंने करा था रीडिजाइन करा है प्लांट को, जिससे इसका ओवरऑल बायोमास और एनर्जी जो एफिशिएंसी है वो ट्रांसफर करा के डायरेक्टली आपके ईडेबल ग्रेन्स के अंदर। नाउ एम्बिशियस जो टारगेट यील्ड इसका है वो है लाइक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि जो भी ये आपका ग्रेन है वो रीच करे मैसिव और स्पेसिफिक यील्ड, जो कि आपकी 13 टन पर हेक्टेयर रखी गई है, पोटेंशियल इसका 13 टन पर हेक्टेयर का है।
और टू हिट दिस एम्बिशियस टारगेट द प्लांट इज डिजाइन इन सच अ वे कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग फिलोसफीज को, जो पुरानी टेक्निक्स थी उनको ये हटा देता है। लोअर टिलरिंग मीन्स वाइल ओल्डर वेराइटीज जो थी उनके पास था वो प्राइस से हायर टिलरिंग के, लाइक ग्रोइंग मेनी स्टेम्स, उसमें ढेर सारे टिलरिंग स्टेम्स आते थे। यहाँ पे इनके पास लोअर टिलरिंग है, ज़्यादा स्टेम्स ग्रो नहीं होती हैं, डायरेक्टली सीडेड टू द लिमिट्स। जो आपका पास ये है नॉर्मली आप इसे ट्रांसप्लांट करते हैं, लाइक व्हाट यू कॉल इट, व्हेन द सीड इज ग्रोन इनटू द सॉइल, ये जेनेटिकली प्रोग्राम होता है कि स्ट्रिक्टली लिमिट करता है, मतलब कि जैसे कि अगर आपने इसको डायरेक्टली सीड को डाला तो 3 से 4 ही टेलरिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर, नॉट मोर देन दैट। अब इंस्टेड ऑफ राइस, जो आप यंग राइस होता था, स्मॉल सीडलिंग्स होता था, उनको आप नॉर्मली वेट करते थे कि ये टेलर कर जाएं, जिनमें 8 से 10 आपको देखने के लिए मिलती थी व्हेन ट्रांसप्लांटेड, वो इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। मोर ओवर जीरो वेस्ट इसमें एनर्जी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टेम जो होती है वो इंश्योर करती है एब्सोल्युटली सिंगल टेलर, जो सिंगल रूट के अंदर, जो सिंगल टेलरिंग के अंदर जा रही है, उसमें आपको हाई डेंसिटी ऑफ ग्रेन्स मिले। लाइक जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक एनर्जी सोर्स है वो 4 के पास जा रहा है, लाइक सपोज करिए एक प्रॉपर्टी है वो 4 आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या सिबलिंग्स के पास जा रही है, तो दैट वुड बी लाइक मोर। वहीं पे सेम अमाउंट ऑफ पीस ऑफ लैंड अगर एक बार में 8 आपके सिबलिंग्स के पास जा रही है, तो दैट मीन्स डिवीजन ज्यादा हुआ, सबको थोड़ा कम कम मिला। सो दैट इज हाउ दिस प्लांट इज लाइक इंजीनियर्ड, हाउ दे आर मेकिंग दिस थिंग, ठीक है। इसके साथ प्लांट को स्टर्डी स्टेम्स मिलती हैं, ऑप्टिमम हाइट इसकी 90 से 100 सेंटीमीटर की, ताकि लॉजिंग नहीं हो। और स्टेम्स को आपको स्टडी क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने फोकस करा है कि जो ग्रेन्स हैं वो ज्यादा हो एज कंपेरिजन टू आपके ट्रेडिशनल में, जहाँ पे आपको 100 से 120 या 150 मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है, वहीं 200 से 250 ग्रेन्स पर आपके पिनाकल लेकर आता है, ठीक है। लॉजिंग आपको पता ही, लॉजिंग की प्लांट एक साइड पे लॉज होकर गिरे नहीं, ठीक है। Now we move on to our next question, that is a wheat farmer preparing their field after harvesting paddy crop use a combine harvester and decide to retain the leftover paddy straws in the field rather than burning it. If the farmer used happy seeder to sow the wheat directly into the standing stubble for 4 consecutive years, what specific long-term agronomic and economic benefit will occur? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट क्या होता है और हैप्पी सीडर क्या क्या करता है। इसमें हम ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस हमें समझने चाहिए। द रिटेन स्ट्रॉ विल परमानेंटली immobilize soil nitrogen, requiring the farmer to double their urea application every single year to maintain baseline yield. अब अगर आप जितना आपने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को पढ़ा है, अगर आप जो स्ट्रॉ को अगर आप वापस सॉइल के अंदर डालते हैं, जो हैप्पी सीडर का काम होता है कट करके वापस सॉइल के अंदर मिक्स कर देना, उससे नाइट्रोजन और ज्यादा क्रिएट होती है, इन्वायरमेंट थोड़ा और फ्रेंडली बनता है कि आपके बैक्टीरिया फंगाई वहां पे आसानी से ग्रो कर पाए एंड न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। So this option is incorrect for that condition. Now the retained straw will create toxic anaerobic environment and disastrously reduce wheat productivity and permanently destroy the soil microbes. जैसे कि आप जानते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है। जब डिकम्पोजिशन होगा आपका एनपीके फिक्सर यहाँ के अंदर ही अंदर चलता रहता है और माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, तो उससे सॉइल कब जो मैच्योर सॉइल को आप इनहांस करते हैं, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। So this option is also incorrect. Now we will see, पहले ऑप्शन डी को देखते हैं। A happy seeder will crush the straw into finer particle and completely prevent wheat emergence, eliminating the need of any herbicide application forever. तो ऐसा नहीं होता। वीट को उगने के लिए हैप्पी सीडर इज लाइक नॉट रिस्पॉन्सिबल कि एकदम अपने फाइन पाउडर कवर कर दिया तो वीट नहीं उगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीट इज लाइक वीट को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए। अगर आपने स्टबल से पूरा कवर कर रखा है, ओपन स्पेसेस नहीं है, तो वीट झुक सकते हैं। फाइन पाउडर में नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। द रिटेन स्ट्रॉ विल स्पॉन्टेनियसली फर्मेंट इन द फील्ड, converting into a natural pesticide and eradicates the termite population without chemical intervention.
सो ऐसा नहीं होता कि फर्मेंटेशन होगा नेचुरल पेस्टिसाइड बन जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती। पेस्टिसाइड्स के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करना होता है, डिटेन स्ट्रॉ से ये सब चीज़ें नहीं होती। सो इट इज़ ऑल्सो अ इनकरेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज समथिंग दैट इज करेक्ट? The incorporation of paddy straw will increase wheat productivity, improve the soil health, allowing the farmer to specifically save 20 kilograms of urea per acre from the fourth year onward. फोर्थ ईयर 4 साल के बाद आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब नॉर्मली हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यस, सो मैनेजिंग द लेफ्ट ओवर क्रॉप मटेरियल जो कि रेजिड्यू होता है, ठीक है, इन अ सस्टेनेबल वे, इसको हम कहते हैं आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम फोकस कर पाए लॉन्जेविटी के ऊपर। ये सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट है, ये क्विक फिक्स नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होता है ताकि आपकी सॉइल की जो हेल्थ और वायबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। अब रिटेनिंग ऑफ स्ट्रॉ से क्या होता है? इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग या बर्निंग ऑफ द फील्ड आफ्टर द राइस हार्वेस्ट, फार्मर डेलिबरेटली उनको छोड़ देते हैं जहां पे वो है, क्योंकि आपके पास हैप्पी सीडर है। तो जब आप प्लांट करने जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्रॉप को, तो एक थिक लेयर ऑफ रेजिड्यू बचेगा। फार्मर उसे यूटिलाइज करते हैं स्पेसिफिक पीस, जो आपका पास जो स्पेसिफिक आपका व्हाट यू कॉल स्पेसिफिक आपका मशीनरी होती है, ट्रैक्टर माउंटेड इक्विपमेंट जिससे आप हैप्पी सीडर कहते हैं, वो डायरेक्टली एक तो सो करता हुआ जाता है। हैप्पी सीडर अलाउ करता है फार्मर को कि जो हैवी रेजिड्यू है उसे कट करे, और साथ में ही वीट सीड को डायरेक्टली स्टो करता हुआ जाए, और स्टैंडिंग स्टबल है उनको हटाता जाए विदाउट प्लोइंग। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आपको हैप्पी सीडर की एक शायद शॉर्ट भी मिल जाएगी, हमने बनाई थी, एंड आपको लेक्चर्स में भी ये मिल जाएगा। तो हैप्पी सीडर डायरेक्टली सोइंग करता है। नाउ अब आप देखते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। लाइक बाय लीविंग द ऑर्गेनिक पैडी फील्ड, पैडी को आप जब फील्ड में छोड़ते हैं तो नेचुरली और ग्रेजुअली वो ब्रेक करता है विद द टाइम। तो ये है इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इसके साथ क्या होता है? एक सीमलेस इंटीग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सीमलेस इंटीग्रेशन कैसे? जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब डिकम्पोज होगा तो फिजिकली और बायोलॉजिकली वो इंटीग्रेट करता है, और विद इन द कहते हैं डीप सॉइल प्रोफाइल को धीमे धीमे वो एनहांस भी करता रहता है। स्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट होता है। लाइक कंप्लीटली वो धीमे धीमे ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या होगा? फिजिकल स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, और आपका व्हाट यू कॉल इज जस्ट एरिएशन, वो भी आपका बढ़ता है। मॉइस्चर भी आपका लॉक इन होता रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव आपको हेल्थ देखने के लिए मिलती है आपके सॉइल के अंदर, ठीक है। और इससे हम ये भी देखते हैं कि लाइक 20 किलोग्राम ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूरिया जो होता है आपका पर एकड़, वो आपको फोर्थ ईयर से कम देखने के लिए मिलता है, बट इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, आपको ये बार बार करना होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज precision irrigation in wheat cultivation require exact timing aligned with the crop physiological development to prevent several yields penalties at specific interval measured in days after sowing या फिर dash. Thus the critical crown root initiation CRI stage occurs when the and when does crop subsequently reach the higher highly sensitive flowering stage. ये ऑप्शन भी ऐसा है कि इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपको याद करने वाला ऑप्शन होता है कि लाइक किस टाइम पे अकॉर्डिंग टू डैश या डेज आफ्टर सोइंग क्रिटिकल क्राउन रूट इनिशिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। सीआरआई की स्टेज क्या होती है, ठीक है, और वो कब होता है? जब क्रॉप सब्सिक्वेंटली रीच करता है हायर सेंसिटिव फ्लावरिंग स्टेजेस पे। सो इसका ऑप्शन आपके पास होता है सीआरआई की स्टेज होती है 21st लाइक 21 डैश, एंड द फ्लावरिंग स्टेज अकर करती है 80 to 85 डैश पे। ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ वी विल सी समथिंग मोर अबाउट दिस। नाउ ये होते हैं आपके व्हाट यू कॉल वी कैन से इट बायोलॉजिकल टाइमलाइंस। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वीट प्लांट, जो कि उसकी फिजियोलॉजी है, वो ऑपरेट करती है ऑन अ हाईली प्रेडिक्टेबल इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक पे वो डिपेंड करती है। स्पेसिफिक वाटरिंग विंडोज होती हैं, लाइक जो नेचुरल क्लॉक उसकी चलती है वो डिक्टेट करती है स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक और नैरो फ्रेम लाइंस, जहाँ पे उसको रिसीव करना होता है ऑप्टिमल इरिगेशन ताकि सर्वाइव कर पाए और थ्राइव कर पाए। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 21 डेज रूल होते हैं। एग्रोनॉमिस्ट और फार्मर जो है वो ऑफन यूज करते हैं सिंपल मैथमेटिकल रूल्स को, जो कि रूल्स ऑफ थम्स भी आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, ताकि इन शेड्यूल्स को माना कर पाए।
की वाटरिंग जो आपके माइलस्टोन होते हैं वो 21 डे के उस पे होते हैं, लाइक मल्टीपल ऑफ 21 डेज पे होते हैं। सो पहला जो आपका माइलस्टोन होता है, लाइक आउट ऑफ द ऑल इरिगेशन साइकिल, सबसे पहला आपका होता है इन द सीजन इज द वाटर एप्लीकेशन, जो आपके फाइनल हार्वेस्ट तक चलता है। जब क्राउन इनिशिएशन होता है, लाइक द फर्स्ट फेज, जहाँ पे साइंटिफिकली डेजिग्नेट करा गया है आपके सीआरआई को, क्राउन रूट इनिशिएशन को, ठीक है, वो होता है एग्जैक्टली 21 डेज जब आपने उसे सो कर दिया है। यहाँ पे आपको रूट्स का डेवलपमेंट देखना, लाइक जो वीट का प्लांट होता है वो डेवलप कर रहा होता है परमानेंट और प्राइमरी रूट सिस्टम को। उस टाइम पे इनक्रेडिबली वर्नेबल आपको सॉइल, जो होती है ड्राई सॉइल, वो नहीं चाहिए होती है, ठीक है। उसी टाइम पे 21 डेज का मार्क आ जाता है बायोलॉजिकली, जहाँ पे क्रूशल आपका सीआरआई स्टेज अप्लाई होता है, जहाँ पे पानी देते हैं। फिर वेजिटेटिव जर्नी आप इसकी देखते हैं कि रूट्स सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो गई, प्लांट प्रोग्रेस कर रहा है, लीफी ग्रीन पीरियड आपके देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली टेलरिंग और जॉइंट फेजेस आपके आते हैं। फिर आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेस आता है, यू नो, टेलरिंग और इसको देखते हैं। फिर आपका रिप्रोडक्टिव फेस आता है। इसमें क्या होता है, जब वेजिटेबल प्रॉपर्ली ग्रो हो जाती है, तब शिफ्ट आता है आपका सीड का, इनिशिएशन होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेस का। फिर आप देखते हैं आपके पास आता है हाईली सेंसिटिव फ्लावरिंग स्टेज। अब इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेज में ये मोस्ट प्रोमिनेंट और क्रिटिकल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव जर्नी का। इस टाइम पे जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, वो आप देखते हैं। अब एक्सट्रीम उस टाइम पे सेंसिटिविटी भी होती है इसके अंदर, लाइक प्लांट इज हार्डली ड्यूरिंग इट्स इज हार्डली ड्यूरिंग द अदर टाइम, ये एक्सपोज लाइक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यू नो। इस टाइम पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको कुछ चीज देखने के लिए मिलती है, जो वर्नेबल एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, इसको आप कम करने की कोशिश करते हैं। मॉइस्चर स्ट्रेस आप देते हैं, और आप सीवियर पॉलन डाइसेसिकेशन देखने के लिए मिलता है, और ग्रेन अबॉर्शन देखने के लिए आपको मिलता है, जो प्रिसाइसली आपके 80 टू 85 डेज के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। अब पॉलन आपका डाइसेक्सिकेशन क्या होता है, ये वो होता है इफ द सॉइल आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, जो हीट है और लैक ऑफ मॉइस्चर है, उससे जो पॉलन आपके हैं वो सिंपली ड्राई आउट हो जाते हैं और डाई कर जाते हैं। और आप ग्रेन अबॉर्शन का मतलब आप समझ जाए, ग्रेन अबॉर्शन होता है कि एक क्योंकि मॉइस्चर नहीं था उतना, तो उस वजह से जो ग्रेन था, जैसे कि आपका हस्क आपका क्रिएट हुआ, लेकिन उसके अंदर ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये भी एक होता है कि एक्चुअली जो आप देखते हैं ना, कभी कभी आपके पास, जैसे आप देखते हो जब जब आप भुट्टे खरीदने जाते हैं, जब आप मेज खरीदने जाते हैं, तो कुछ मेज में नीचे बिल्कुल बहुत कम कम आपके दाने होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये होता है ग्रेन अबॉर्शन, कि प्रॉपर उसे ग्रोथ नहीं मिलती, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रिगार्डिंग डॉफ जीन्स और सोइंग डेप्थ के ऊपर है ये। द डेप्थ एट विच वीट सीड आर ग्रोन is directly dictated by the specific genetic dwarfing trait breeds into the variety, specifically related to the length of coleoptile. And if the farmer is planting modern triple gene dwarf wheat variety, what is the exact optimal sowing depth जो required है to ensure successful emergence? हमने जीन ड्रॉफिंग ट्रेड ब्रीड्स, हमने नई जो ब्रीड्स थी उन्होंने नई बनाई है, डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई है। अब एक फार्मर है जो प्लांट करने जा रहे हैं मॉडर्न ट्रिपल जीन ड्रॉफ व्हीट वैरायटी को, उसके लिए एक एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोइंग डेप्थ क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसमें हम चलेंगे डायरेक्टली हमारे करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, we'll move on to a next करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। इसमें मैं आपको बाकी सारे सिंगल चीज, मतलब बाकी ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत ऑप्शन याद आ जाए एकदम से। सो द सीड शुड बी सोन एट अ शैलो डेप्थ, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज ट्रिपल जीन म्यूटेशन लाइक ड्रास्टिकली शॉर्टन द क्लियोप्टाइल लेंथ, जो क्लियोप्टाइल लेंथ है आपको उसको शॉर्ट करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। लाइक ए काइंड ऑफ ये जेनेटिक रेवोल्यूशन की तरह है, द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स, जो आपके डॉफिंग जीन्स के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत ही फेमस आपके पास एक नाम आता है जो है आपका नॉरिन 10, इज द मोस्ट फेमस वन। इसने एक मैसिव रेवोल्यूशन लाया आपके मॉडर्न व्हीट फार्मिंग के अंदर।
पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल रीडिज़ाइन आपको देखने के लिए मिला। उसमें क्या था, जो प्राइमरी पर्पस था इन जीन का, उसका था वाज़ टू कंप्लीटली रीडिज़ाइन जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो फिज़िकल आर्किटेक्चर है आपका एडल्ट प्लांट का, उसको आपने सब्सटैंशियली शॉर्टर करा और ताकि वो प्रोन ना हो बार-बार गिरने के, ठीक है? इसके लिए आपने इसको शॉर्ट करा। अब इसके कुछ हिडन कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। वो क्या थे कि ये हाइली बेनिफिशियल हो गया फॉर द मैच्योर क्रॉप। दिस जो भी आपने जेनेटिक अल्टरेशंस करी, ये फंडामेंटली इन्होंने चेंज करा बायोलॉजिकल मैकेनिक्स को, लाइक हाउ द प्लांट ग्रोथ उसके अर्ली सीडिंग स्टेज के अंदर। वहीं पे जो आपका क्लियोप्टाइल है, द लेंथ ऑफ क्लियोप्टाइल जो यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है, वो ये बताता है कि क्रूशल एलिमेंट है एट दिस स्टेज जहाँ पे आपका ग्रोथ ऑफ क्लियोप्टाइल देखा जाता है। अब इसको हम कहते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज लाइक एक पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीट की तरह काम करता है, जो शील्ड करता है आपके फ्रेजाइल फर्स्ट शूट को, ठीक है, और पुश करता है उसे अपवर्ड थ्रू द डर्ट, लाइक वो एकदम इमर्जिंग शूट की तरह वो ग्रो करता है, ठीक है। नाउ द डेप्थ डिक्टेटर, डेप्थ को कैसे आप देखते हैं एग्रोनॉमिकली, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम डेप्थ a farmer can plant a seed is like entirely around what you call as how long, कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट वो होता है प्रोटेक्टिव क्लियोप्टाइल के ऊपर, और क्लियोप्टाइल प्रोटेक्टिव कितना लंबा उसे ग्रो कर सकता है उसके ऊपर ग्रो करता है। बट देयर आर डायरेक्ट या अनअवॉइडेबल जेनेटिक लिंक्स होते हैं, जो फाइनल हाइट ऑफ द एडल्ट वीट प्लांट है और जो मैक्सिमम लेंथ है ऑफ द सीडलिंग ऑफ द क्लियोप्टाइल। फिर आप देखते हैं स्टैकिंग इफेक्ट, जो साइंटिस्ट हैं स्टैक को मल्टीप्लाई करते हैं डॉफिन जीन्स के अंदर जो सिंगल वीट वैरायटी है, ताकि जो एडल्ट प्लान है वो जो प्लांट है वो शॉर्टर लेंथ पर हो और क्लियोप्टाइल ऑटोमेटिकली शॉर्टन हो जाता है उसके साथ ही साथ में। सिंगल जीन ड्रॉफ के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, ये 5 से आपका 6 सेंटीमीटर में डाला जाता है, ग्रो करा जाता है, ठीक है, बिकॉज जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो फर्दर छोटा हो गया। सिंगल जीन ड्रॉफ जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है जिसमें डीपर डेप्थ आपको देखने के लिए मिलती है 5 से 6 सेंटीमीटर के अराउंड में। ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसमें प्लांट को सर्वाइव, लाइक टू इंश्योर द प्लांट सर्वाइव, फार्मर को कंपनसेट करना होता है फॉर दिस बायोलॉजिकल लिमिटेशन, और उसे ऑल्टर भी करना होता है, लाइक डिफरेंट प्लांटिंग प्रैक्टिसेस के साथ डिफरेंट इसके प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, कि कितने डेप्थ पे आपको करना है, कैसे आपको करना है, शूट कब फॉल, लाइक शूट को कितना होना चाहिए ताकि वो ब्रेक ना कर जाए या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए ग्रो करने में। ये चीजें आपको इसमें देखनी पड़ती है, ठीक है। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन सोगम या जौर के ऊपर। तो सोगम उसके कल्टीवेशन के टाइम पे उसमें बायोकेमिकल रिस्क होते हैं, लाइक जो ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक होता है आपका और ह्यूमन कंज्यूमर्स होता है उनके लिए भी होता है अगर उसे प्रॉपरली आप मैनेज या प्रोसेस नहीं करते हैं। सो विच स्पेसिफिक कंपाउंड इन यंग सोगम causes fatal poisoning in ruminant, and what specific nutrition imbalance in the grain leads to human disease पेलिग्रा। ये आपको किससे देखने के लिए मिलता है? तो इस पे हम ना सीधे करेक्ट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, सोगम कंटेन सायोजेनिक ग्लूकोसाइड जिसको हम ड्यूरिन भी कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है टॉक्सिन हाइड्रोसाइनाइड में इन रूमेटेंट, एंड द ग्रेन possesses high leucinin to isolin ratio that is 3:4, which interferes with tryptophan synthesis leading to pellagra। ये है इसका करेक्ट आंसर। अब सोगम को हम फिर उगाते क्यों हैं, ये भी एक आपके पास लाइक क्वेश्चन होगा। इसकी बहुत ही एक यूनिक बायोकेमिस्ट्री है। सोगम एग्रीकल्चर में जो है वो हाईली स्पेसिफिक है और पोटेंशियल है, डेंजरस है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अर्ली जो इसका ग्रोथ होता है उसमें डेंजर होता है, ड्यूरिंग द अर्ली वेजिटेटिव इसका जो ग्रोइंग फेस होता है, स्पेसिफिकली बिफोर रीचिंग लाइक अराउंड 60 to 65 days old, the plant harbors a very toxic threat, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली बिफोर 60 to 65 days आपको ये देखने के लिए मिलता है। नाउ इसके अंदर केमिकल क्या होता है इन दीज अर्ली स्टेजेस, जो ये प्लांट होता है, प्लांट का टिश्यू जो होता है, इट कंटेन्स डेंजरसली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड कॉल्ड ड्यूरिन, जो कि होता है सायोजेनिक ग्लूकोसाइड, सायोजेनिक ग्लूकोसाइड दैट इज ड्यूरिन, ठीक है। नाउ अब इससे लाइफ स्टॉक पे क्या वनएबिलिटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो होता है कि इट बिकम्स अ सीवियर एग्रीकल्चर हैजार्ड बन जाता है ये,
इफ कैटल या अदर लाइफ स्टॉक जो कि यंग या इमेच्योर सोगम प्लांट को खाते हैं। अब जो कैटल होती है वो डाइजेस्ट करती है प्लांट के मैटर को, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है रैपिडली कन्वर्ट करता है ड्यूरिन को इनटू अ न्यू लीथल केमिकल, नया केमिकल फॉर्मेशन होता है जिसको आप कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। HCN आपने देखा था, वो हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो कि बहुत टॉक्सिक और फास्ट एक्टिंग पॉइजन की तरह काम करता है। और जैसे ही जो एनिमल के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका हाइड्रोजन साइनाइड को कंज्यूम करा जाता है, तो फिजिकली वो ब्लॉक करता है रेड ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ वाइटल ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर नहीं हो पाती है। ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन ब्लॉकेट की तरह काम करता है, और सिस्टम को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको बहुत कॉमनली आप सोगम पॉइजनिंग कहते हैं, जब ये नॉर्मली अब होता है, लोग कहते हैं आपके एनिमल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका इसका था। अब बात करते हैं ह्यूमन के लिए। अब जो चीज एनिमल बॉडी में हो रही है वो ह्यूमन बॉडी में भी हो सकती है। लाइक बियॉन्ड लाइफ स्टॉक अगर हम देखें, सोगम ऑल्सो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिस्क जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए होता है, जो हैविली आपका डेली फूड स्टेपल की तरह सोगम को कंज्यूम करते हैं। उसमें आप देखते हैं पेलिग्रा का थ्रेड, जो डाइट होती है हैविली डिपेंडेंट होती है सोगम के ऊपर। उसमें सीवियर आपके न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। उन सीवियर आपके बॉडी कॉलेज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स को आप कहते हैं पेलिग्रा। नाउ इंटरेस्टिंगली, ये जो डिसीज है ये एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती फ्रॉम द ग्रेन इटसेल्फ। इसके ना केमिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं। Like it is not caused by absolute lack of nutrient but rather specific amino acid imbalance, जो सोगम कंटेन करता है हाई ल्यूकिनिन और आइसोल्यूकिनिन का रेशियो जो होता है 3:4 का होता है। इसकी वजह से हाई ल्यूकिनिन आपको लेवल एक्टिवली इंटरफेयर करते हैं बॉडी के सिंथेसिस को ऑफ ट्रायोफैन्स। इससे क्या होता है, एसेंशियल प्रिकॉशंस होते हैं लाइक लीडिंग टू सीवियर नैक्टिन डेफिशिएंसी दैट इज नोन एज पेलिग्रा। अमीनो एसिड का आप इम्बैलेंस देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ल्यूकिनिन और आइसोल्यूकिनिन दोनों होते हैं। 3:4 का रेशियो है आपका। ट्रायोफैन इंटरफेरेंस, जब ह्यूमन बॉडी इसको लाइक हैवी लोड ऑफ ल्यूकिनिन लेती है तो वो एक्टिवली ब्लॉक करता है बॉडी के नेचुरल एबिलिटी टू सिंथेसाइज ट्रायोफैन, जो कि एक अनदर आपका क्रूशल अमीनो एसिड है। इट इज ऑल्सो अ क्रूशल अमीनो एसिड। ठीक है, नाउ इससे आपको होती है नैक्टिन की नाइसिन की डेफिशिएंसी, बिकॉज ट्रायोफैन जो होता है एसेंशियल आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होते हैं जो क्रिएट करते हैं नाइसिन। नाइसिन का दूसरा नाम होता है विटामिन B3। फिर इसके ब्लॉकिंग से आपको सीवियर नाइसिन की कहते हैं डेफिशिएंसी होते हैं, और फिजिकली आप मैनिफेस्ट करते हैं एक डिसीज को जिसे आप बोलते हैं पेलिग्रा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये भी सोगम के ऊपर ही है। वीट मैनेजमेंट इन सोगम फील्ड रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंटरवेंशंस ड्यू टू स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक प्लांट्स। बहुत सारे पैरासिटिक प्लांट्स वहां पे होते हैं। द स्पेसिफिक पैरासाइट वीट विच टारगेट सोगम रूट्स, एंड व्हाट is the one highly effective agronomic method to control its spread using the trap crops। अब ये मैंने लेक्चर्स में भी आपको पढ़ा रखा है, एंड इसके लिए भी हम करेक्ट ऑप्शन के पास जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो माइट भी कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन या बैक ऑफ द माइंड आपके वो रह जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका, द पैरासिटिक वीट कॉल्ड स्टिग्रा, जिसे हम विच वीट भी बोलते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन विद ट्रैप क्रॉप, जो कि आपके कॉटन होता है, सनफ्लावर होता है, which induce the wheat seed to germinate without allowing them to successfully parasites the root, कि वो रूट्स को पूरी तरीके से पैरासाइटिक नहीं कर पाएगा, उसमें इफेक्ट्स नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। द ऑप्शन करेक्ट सी था। सबसे पहला मेजर बायोलॉजिकल थ्रेट आपको देखने के लिए मिलता है, सोगम के जो फील्ड होते हैं वर्नेबल होते हैं टू इन्वेजन बाय स्पेसिफिक और एग्रेसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट। इस पेस्ट को हम कहते हैं स्टिग्रा। स्टिग्रा का दूसरा नाम रूट पैरासाइट भी होता है। ये एक वीड की तरह नहीं होता, ये पेस्ट एक वीड की तरह नहीं है, इट इज अ सेमी रूट पैरासाइट। ठीक है, और अगर हम बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको नाम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं विच वीड। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ merely लाइक कॉम्पिटिटिंग फॉर लाइक सनलाइट, या फिर वो ये सनलाइट और वाटर के लिए कॉम्पिटिट नहीं करता, स्टिग्रा सर्वाइव करता है, फिजिकली अटैच करता है अपने प्लांट को सोगम प्लांट के अंडरग्राउंड रूटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे कि अगर ये सोगम का प्लांट है, नॉर्मली वीड्स क्या होता है इधर उधर उग जाते हैं, यहाँ से ऊंचे हो जाएंगे, सनलाइट के लिए जाएंगे, ये अटैच हो जाता है इसी के ऊपर, इसके रूटिंग सिस्टम्स के अंदर ही अटैच हो जाता है, एंड यहाँ से अपने पूरा न्यूट्रिशन यहाँ से लेता है।
नाउ इससे क्या होता है, ये स्टन कर देता है होस्ट को बाय एग्रेसिवली साइफनिंग ऑफ वाटर और वाइटल न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट एक स्टन कर देता है फिजिकल ग्रोथ को और हेल्थ को, आपके सोगम प्लांट को। आपको यील्ड का लॉस देखने के लिए मिलता है। लाइक अगर उसे प्रॉपर पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्लांट को, दैट मीन्स वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाएगा तो आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। अब यहीं पे एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल भी होता है, बिकॉज स्टिग्रा अटैक्स आउट ऑफ साइट, आप इसे देख नहीं पाते, ये बीनीथ द सॉइल होता है, तो इसको एलिमिनेट करना एक सिंपल सॉल्यूशन आपका नहीं हो पाता। यहीं पे आपके पास आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। अब आप कंट्रोल करने जाते हैं इस वीट को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू। मतलब कि फार्मर कंबाइन करते हैं मल्टीप्ले लाइक फार्मर मस्ट कंबाइन मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज अपने फील्ड को बचा पाए। अब इसमें पहला आपके पास आता है द ट्रैप क्रॉप स्ट्रेटजी। एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है जो इन्वॉल्व करता है टेम्परली बाय टेकिंग द ब्रेक फ्रॉम प्लांटिंग सोगम, और उसकी जगह एग्रोनॉमिक्स क्रॉप मतलब जो दूसरे को प्लांट क्रॉप कहते हैं वहाँ पे उगाते हैं। एग्रोनॉमिक्स इसको कहते हैं ट्रैप क्रॉप। और इसके साथ ऑल्टरनेटिव भी होते हैं हाईली, जो आपके एफिशिएंट एग्जांपल्स हैं इसमें ट्रैप क्रॉप के, वो होते हैं कॉटन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट या फिर काउपी। काउपी भी आपका इसके एग्जांपल के अंदर आता है। अब इससे क्या होता है, स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव क्रॉप आपने जब यूज करे, यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट होते हैं उनके उनके रूटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं, जो नेचुरली रिलीज करते हैं डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल सिग्नल्स को उस सराउंडिंग सॉइल के अंदर। उससे क्या होता है, जब वो केमिकल जो होते हैं स्पेसिफिक रूट के वो नहीं होते तो फॉल्स ट्रिगर करते हैं, और इससे जो डोमेंट स्टिग्रा होता है वो वेकअप हो जाता है और जमिनेट कर जाता है। और जैसे जमिनेट करके बाहर आता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता, लाइक उसका काम क्या था, उसका काम था सोगम के ऊपर अटैच होकर अपना काम करने का। लेकिन क्योंकि सोगम तो वहां पे नहीं है, वहां पे कॉटन है, वहां सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, काउपी है। अब वो उसके लिए मतलब इट्स लाइक कि आप नॉनवेज खाते, अगर आप वेजिटेरियन है, आपको एकदम से नॉनवेज फूड दे दिएगा, सो यू विल मूव आउट समवेयर, एंड जैसे आप वहां से निकलते हैं तो जो आपका कहते हैं जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे आप अडेप्ट नहीं कर पाते, एंड आप स्टार्व होकर वहां पे डाई कर जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक इफेक्टिवली क्लीनिंग द सीड बेड फ्रॉम द सॉइल फॉर फ्यूचर सोगम क्रॉप। अब फ्यूचर में जब आप उगाने जाएंगे तो उस टाइम पे स्टिग्रा वहां पे नहीं होगा। ठीक है, so this is all about this question. Now moving on to our next question, that is, just give me a second. Yeah, yep. एक फार्मर है, ये इन्वेस्ट लाइक हार्वेस्ट कर रहे हैं अ हेवी क्रॉप ऑफ सोगम, और इमीडिएटली replant the exact field with a high value nitrogen demanding crop. Shortly after emergence, the new crop displays severe white spot, जहाँ पे yellowing और shunted growth आपको इंडिकेटिव देखने के लिए मिलते हैं, जो कि acute nitrogen starvation है despite adequate baseline soil fertility. What specific agronomic phenomena has caused the sudden deficiency? अब ये डेफिशिएंसी किस वजह से आई है? सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है द फिनोमिना इज नोन एज सोगम पॉइजनिंग, जो लिंगर करती है आपके हाइड्रोसाइनाइड को इनटू द सॉइल, वेपराइज करती है, फिजिकली बर्न करती है डेलिकेट रूट्स को ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप। दूसरा, द फिनोमिना इज नोन एज सोगम इंजरी, ये है अकरिंग बिकॉज ऑफ लेफ्ट ओवर सोगम स्टबल विच इज एक्सट्रीमली हाई, लाइक कार्बन और नाइट्रोजन इसका रेशियो अराउंड 50:1 होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज, लेट मी नॉट राइट हियर, ऑप्शन बी में आपका जो ये है ये 50:1 है। ठीक है, ये होता है यूजिंग द सॉइल माइक्रोब टू टेम्परली कंज्यूम एंड इमोबिलाइज ऑल अवेलेबल नाइट्रोजन टू डिकम्पोज द रेजिड्यू। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है द फिनोमेना इज नोन एज स्टिग्रा सक्सेशन, डोमेंट पैरासाइटिक जो सीड है रैपिडली कंज्यूम करता है अवेलेबल नाइट्रोजन को बिफोर द न्यू क्रॉप कैन एस्टैब्लिश द रूट सिस्टम। या फिर डी, द फिनोमेना इज नोन एज पेलिग्रा डिप्रेडेशन, where the heavy extraction of leucinin by sorghum permanently exhausts the soil's nitrogen reserve. या फिर लास्ट ऑप्शन, द फिनोमेना इज नोन एज phenolic shunting, इसमें क्या होता है, where the toxic breakdown of sorghum leaf directly neutralize all synthetic nitrogen and fertilizer applied in the field. अब हम जानते हैं कि CN रेशियो जो 50:1 है, ये हमने नोट्स में पढ़ा है, सोगम इंजरी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर सोगम आपका स्टबल होता है उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन
जो है वो डिकम्पोज़ हो जाती है रेज़िड्यू के अंदर, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा। इसको थोड़ा-सा हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। सो जैसे पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस होते हैं, लाइक प्लांटिंग अ न्यू क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग आपका सोगम रिक्वायर्ड हाईली डेलिब्रेट और केयरफुल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को आपको देखना पड़ता है, ठीक है? तो बेसिकली द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का ये होगा, द चैलेंज इज लाइक डायरेक्टली जहाँ पे आप यूनिक और फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लेफ्ट ओवर आपका जो सोगम प्लांट मटेरियल है वो रिमेन कर रहा है फील्ड के अंदर। अब वहाँ पे हैवी बायोमास का इंट्रोडक्शन होता है। हैवी बायोमास लाइक आफ्टर द हार्वेस्ट जो आपकी सॉइल है वो लोडेड होती है विद द लेफ्ट ओवर डर्बीज से, लाइक डेब्रीज आपकी वहाँ पे बची हुई हैं। अब प्राइमरली कंसिस्टिंग अ थिक और वुडी स्टबल है और मैसिव उसका रूट सिस्टम है, लाइक अंडरग्राउंड रूट सिस्टम उसका बहुत मैसिव होता है। वहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है केमिकल इम्बैलेंस। जो एग्रोनॉमिकली अगर हम बात करें तो दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो डिफाइन करा जाता है एक्सेप्शनली हाई कार्बन इस टू नाइट्रोजन रेशियो, सीएन रेशियो, जिसको हम 50:1 मीट्रिक कहते हैं। टू बी एग्जैक्ट द सीएन रेशियो फॉर दिस लाइक रिमेनिंग जो आपका सोगम बायोमास होता है इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली 50 पार्ट ऑफ कार्बन फॉर जस्ट 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब इससे क्या हुआ, इससे आप कार्बन का आप ओवरलोड देखते हैं। Like the stark like 50:1 ratio means the leftover plant matter is like incredibly dense in carbon but severely starve the natural nitrogen। अब natural nitrogen जब उसे नहीं मिली तो उससे क्या होगा, आपको येलो आपको जो कहते हैं टेंट्स आपको देखने के लिए मिला, येलो आपके कहते हैं लीव्स है वो आपको देखने के लिए मिलती है, ये अपने डिसीजेज में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर माइक्रोबियल फ्यूल भी जरूरत होता है, लाइक इन ऑर्डर ऑफ जो आपके माइक्रोस्कोपिक जो आपके बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं सॉइल के अंदर, वो फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं और डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। उसके लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है जो एक मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करती है, वो नहीं होती, उसकी स्कार्सिटी होगी, तो इंटरनल स्कार्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सोगम जो आपके कहते हैं स्टबल होते हैं वो खुद नाइट्रोजन पुअर होते हैं, माइक्रोब उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, फिर जो भी उसमें बचा हुआ है सॉइल के अंदर वो वहां से लेते हैं। इससे क्या हुआ, आपके एग्रेसिव स्कैवेंजिंग हुई टू सर्वाइव। तो वो मैसिव आपका जो कार्बन लोड होता है वो होता है जिसकी वजह से माइक्रोब का जो आपका पॉपुलेशन है वो फोर्स कर देती है, उसको फोर्स करना पड़ता है कि आउटसाइड वो प्लांट द मटेरियल अपने फ्यूल को ढूंढे। वहां पे वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी सॉइल के पास। तो वो सॉइल से उन चीज़ों को खसीटना और लेना शुरू कर देती है, ठीक है, टसल वहां पे चलती है। उसकी वजह से टेम्पररी एक इमोबिलाइजेशन काइंड ऑफ हो जाता है। जो भी नाइट्रोजन आपके प्लांट को चाहिए थी वो नहीं ले पा रही, उससे पहले माइक्रोब्स ले लेते हैं। एंड उससे क्या होता है, जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं वो पूरे ले चुके, जब आपने अगला प्लांट वहाँ पे लगाया वो प्लांट के अंदर आपको नाइट्रोजन की कमी देखने के लिए मिलती है, सेवरल डिफिशियंसी आपको देखने के लिए मिलती है, सिम्टम्स होते हैं। वहीं पे हम उसको इस टर्म को कहते हैं आपका सोगम इंजरी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इन लेक्चर्स के लिए। हमने इसमें 10 क्वेश्चन कवर करे हैं एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर टू अवर आरपी अकेडमी। हमारे और भी कोर्सेज हैं, आप उनको भी चेकआउट करिए, हमारी वेबसाइट है आप उस पर जाइए। इस लेक्चर के बारे में आपको कैसा लगा, आप हमें ये भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। एंड मोर ओवर आप ये भी देखिएगा कि जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, लाइक आपको अच्छा लगा, गलत लगा, आपको क्या चीज़ों की और इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप इसमें अपने इनपुट्स को दीजिए एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।